का आनंद करना और उसकी उपयोगिता पर केंद्रित है। यहाँ पर उपस्थित सभी गविष्ठ भाई बहन, आप सभी को पता होगा, जैसा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको बताई गई है कि यह जो शरीर है, जो दिखता है, यह मूल शरीर का मात्र 30% हिस्सा है। 70% से ज़्यादा शरीर का भाग जो अदृश्य है। समझने की दृष्टिकोण से इसे आभा मंडल शरीर भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का असंतुलन जब होता है तब कुछ अचानक बदलाव नहीं होता, बल्कि लंबे समय से शरीर में कुछ ऐसे व्यवधान होते रहने के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ता है। यदि इसे नाड़ी ज्ञान के आधार पर समझें तो हमारे शरीर के पांचों महाभूत अपना संतुलन खो देते हैं। जब बहुत बड़ा बदलाव हमारे शरीर में आता है तभी यह दृष्टव्य होता है। प्रारंभिक अवस्था में शरीर में ऐसे आए हुए बदलाव को हम महसूस नहीं कर पाते। शरीर स्वयं उसे संतुलन करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन शरीर की क्षमता उसे ठीक करने की नहीं होती, तभी यह दृष्टव्य होता है। हमारा संपूर्ण शरीर छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं, जैसे ये भवन एक एक ईंट को जोड़कर बना हुआ है। समय के साथ इस भवन में उपयोग आने वाले जितने भी ईंट हैं और दूसरे संसाधन हैं, ये बिगड़ते हैं और इसे समय समय पर इसकी रिपेयरिंग की जाती है। जब रिपेयरिंग की जाती है तब जरूरी नहीं है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाए। जहाँ पर जो समस्याएं होती है केवल उस भाग को बदला जाता है या रिपेयर किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है छोटे छोटे सेल्स से जोड़कर बना हुआ है। यहाँ भी यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो मात्र उस भाग को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है और जिसे शरीर स्वयं रिपेयर कर लेता है। आज मैं जिस विषय की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं ये कह सकता हूँ कि यह मात्र भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का भविष्य है। और विशेषकर जो लोग चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह भविष्य है। इसलिए विशेषकर गविसिद्ध जितने भी यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने गव्य पुराण को आत्मसात किया है,
उनके लिए यह बहुत ही गंभीर विषय होगा। आज पूरी दुनिया में जितनी भी मेडिकल थेरेपियां प्रचलित है, उनमें एलोपैथी है, दूसरे नंबर पर होम्योपैथी या आयुर्वेद कह सकते हो, और आयुर्वेद से निकली हुई दूसरी थेरेपियां, जिनके बारे में सामान्यतः सभी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इन सभी का उद्गम आयुर्वेद से ही है। यहाँ तक कि एलोपैथी का भी उद्गम आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद तो एक समुद्र की तरह है, आप जितना चाहो पानी ले लो, कभी भी आयुर्वेद का ज्ञान कमता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है। उसी समुद्र रूपी आयुर्वेद के ज्ञान से कुछ सूत्रों को लेकर पंचगव्य विशेष से चिकित्सा का जो नियोजन हमने आज से 20 वर्ष पहले शुरू किया था, आप सभी के समक्ष यह एक संपूर्ण थेरेपी के रूप में स्थापित हुआ है। ऐसी और हजारों थेरेपियां निकल सकती है आयुर्वेद से। बीस वर्षों से इस विषय पर हम लोग कार्यरत हैं। आज पूरे भारत में 8000 गविशेषज्ञ हैं, जिनमें मुझे लगता है 2500 से 3000 गविशेषज्ञ हैं जिन्होंने विशेष रूप से इस पर काम किया है और उनका गहरा अनुभव है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें अब इसके आगे कुछ काम करने की बढ़ने की जरूरत है। इसी संदर्भ में पिछले 3 वर्षों से इस पर चिंतन और कुछ प्रमाणिकता खोजने का प्रयास चल रहा था। तो इस वर्ष विचार बना कि औषधियों के आणविकरण का जो सूत्र आयुर्वेद में है, इसे पंचगव्य में पिरोते हुए आप सभी के समक्ष रखा जाए। कल्पना करो कि पूरी दुनिया एक साथ मान लेती है कि गाय के गव्यों में अद्भुत ऊर्जा है और इस ऊर्जा से मात्र मनुष्यों की नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणियों की चिकित्सा हो सकती है। स्वयं पृथ्वी का संतुलन बन सकता है। एक उदाहरण मुझे अभी याद आ गया। कर्नाटक की एक बहन है, कल बता रही थी कि उनके घर में एक कछुआ था और उस कछुए को किसी कारण से आँख खराब हो गई, दिखता नहीं था, अंधा हो गया था। तो उन्होंने अपना नेत्र बिंदु जो है आई ड्रॉप उस कछुआ की आँख में डाल दी और कछुआ को दिखने लग गया। तो ये तो देखो, प्रारंभ से ही हमारा विचार बिल्कुल परिपक्व रहा है कि यह जो चिकित्सा है मात्र मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि 84 लाख जो योनि है उन सभी के लिए, यहाँ तक कि स्वयं पृथ्वी के लिए भी है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग हमारे भाई बहन आप सभी लोग करते रहते हो। तो मान लो कि यदि पूरी दुनिया इस बात को मान लेती है और चिकित्सा का यह कार्य बहुत तेजी से भारत के बाहर भी अगर देशों में प्रारंभ हो जाता है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतना गोमूत्र कहां से आएगा? गाय रातों रात तो बढ़ नहीं सकती, इसकी संख्या बढ़ नहीं सकती और गोमूत्र को फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। तो
जब गौमूत्र की क्राइसिस होगी पूरी दुनिया में, गाय के गव्यों की जब क्राइसिस होगी पूरी दुनिया में, तब हमारे पास उपाय क्या है? इसी विषय को सोचते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूं कि अब इसका आणविकरण कर देना चाहिए। अर्थात हम किसी भी वस्तु का जब सूक्ष्मीकरण करते हैं तब उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वही शक्तिशाली है। पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर, सभी योनियों का शरीर, सभी वनस्पतियों का शरीर, पृथ्वी का शरीर, सभी ग्रह और उपग्रहों का शरीर में हम देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला है वह है भूमि तत्व। भूमि तत्व से कम घनत्व वाला है जल तत्व। जल तत्व से कम घनत्व वाला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से कम घनत्व वाला है वायु तत्व। अग्नि और वायु तत्व में इतना अंतर है कि जिस अग्नि को स्पष्ट रूप से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते। वायु से भी सूक्ष्म है आकाश। लेकिन यदि हम ऊर्जा के स्तर पर इन्हें समझने की कोशिश करें, यह तो मापदंड है घनत्व के स्तर पर, लेकिन यदि हम ऊर्जा के स्तर पर इसे नापने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सबसे जो विशाल है वह है आकाशीय तत्व है। आकाश में सबको बांध रखा है। प्रकृति में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आकाश की सीमा टूट जाए, लेकिन यदि आकाश की सीमा टूट जाए, मान लो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे देश का जो 34 लाख वर्ष का इतिहास जीवंत है, इस पूरे आधार पर मैं कह सकता हूं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यदि हम मान लें कि ऐसा हो गया तो पृथ्वी धूल की तरह बिखर जाएगी। जिस प्रकार से हमारे सौरमंडल के 2 ग्रह राहु और केतु एक समय बहुत ज्यादा घनत्व वाले अस्तित्व में थे, लेकिन समय के साथ बिखर कर केवल परछाई के रूप में बचे। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी हो सकता है, यदि ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है पृथ्वी में। तो जो सबसे शक्तिशाली है वह सबसे कम घनत्व वाला है, अर्थात आकाशीय तत्व। आकाश ने वायु को बांध रखा है। वायु अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आकाश ने वायु को बांध रखा है। तब शक्तिशाली कौन हुआ? आकाश। वायु ने अग्नि को बांध रखा है, इसलिए वायु की सीमा के ऊपर अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है। अग्नि ने जल को बांध रखा है, जल ने मिट्टी को बांध रखा है, मिट्टी ने धातु और पाषाण को बांध रखा है। तो हम देखते हैं कि हमारी दृष्टि में जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला है वह सबसे कमजोर महाभूत है, सबसे कमजोर तत्व है। जो हमारी दृष्टि में सबसे कम घनत्व वाले हैं वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अर्थात जैसे जैसे घनत्व कमता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। इसी सूत्र को हमने यहाँ पर रखा है कि पंचगव्य के औषधियों के घनत्व को अगर सूक्ष्म 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 यदि कर दिया जाए तो क्या इसकी ऊर्जा बढ़ सकती है? पिछले 3 वर्षों से इस पर प्रयोग कर रहा था और अंततः मेरी पूरी समझ बन गई कि बिल्कुल ऐसा ही होता है।
जिस प्रकार से पृथ्वी के तत्वों का सूक्ष्मीकरण होते होते आकाशीय तत्व बन गया जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ऊर्जावान है, उसी प्रकार पंचगव्य या किसी भी गव्य का यदि हम सूक्ष्मीकरण करते जाएं, जितना भी सूक्ष्मीकरण हम कर देंगे उतना अधिक वो ऊर्जावान हो जाएगा। एक प्रयोग आप लोगों ने भी किया इस सूक्ष्मीकरण पर, छाछ का। कई लोग हैं जिनको छाछ नहीं मिलता, तो हम सभी गवेषकों ने क्या कहते हैं कि आप एक बोतल छाछ ले लेंगे, पीछे आवाज नहीं करें, इस सत्र के बाद जो भी आपको व्यवस्था करनी है कर लेना, ध्वनि न करें, बंद करें। हम लोगों ने क्या प्रयोग किया, एक बोतल में 1 लीटर छाछ दे दिया मरीज को, जिनको छाछ नहीं मिलती, और क्या कहा इसमें से प्रतिदिन आप 100 मिलीलीटर निकालिए और 100 मिलीलीटर पानी मिला दीजिए, और चाहे तो जीवन पर्यंत आप 1 लीटर छाछ का उपयोग जीवन भर करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे प्रयोग मरीजों के साथ किए और आपने देखा होगा कि इसमें अद्भुत परिणाम आए। जैसे जैसे छाछ का धीमी गति के साथ सूक्ष्मीकरण हुआ, वैसे वैसे छाछ का घनत्व कमता गया। 1 लीटर छाछ से आपने 100 मिलीलीटर छाछ को निकाल लिया, 100 मिलीलीटर उसमें पानी मिला दिया, छाछ का घनत्व कम गया। दूसरे दिन यही क्रिया आपने की, तीसरे दिन भी यही क्रिया आपने की, चौथे दिन भी यही क्रिया की, और सतत लगातार आप इस क्रिया को करते रहे, तो प्रतिदिन छाछ का घनत्व कमता गया, और घनत्व कमने के कारण छाछ की जो अदृश्य ऊर्जा है वो ऊपर उठता गया। तो चाहे तो 1 लीटर छाछ हम जीवन पर्यंत पी सकते हैं, दोबारा छाछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, और कई वर्षों तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जितना लंबा समय जाएगा उतना ही यह ऊर्जावान होता जाएगा। तो इसी सूत्र को हमने दूसरी कवियों पर करके देखा, और इसमें से जो बेस थ्योरी है वो हमने हनीमैन जी से लिया है। हनीमैन जी ने भी अपने कालखंड में यही काम किया था। जर्मनी के थे, और जर्मनी में वनस्पति नहीं है, वहां पर बहुत संख्या में वनस्पति वहां पर लाई भी नहीं जा सकती है। जिस समय हनीमैन जी थे उस समय भारत और जर्मनी की यात्रा 9 महीने की होती है, और यदि अफ्रीका से भी कुछ ले जाना चाहें तब भी उन्हें 4 से 5 महीने लगता था। तो कहावत तो सुनी है आपने, जब आवश्यकता मनुष्य की होती है और मनुष्य का जब समर्पण होता है तो प्रकृति कुछ न कुछ ऐसा उपाय दे देती है जिससे उसका समाधान निकल जाता है। हनीमैन जी का समर्पण था औषधि विज्ञान के ऊपर। प्रकृति ने आयुर्वेद का एक सूत्र निकाल करके दे दिया, और उसके ऊपर पूरा का पूरा एक मेडिकल थेरेपी उन्होंने स्थापित कर लिया। क्योंकि जर्मनी में कोई भी प्राकृतिक रस उस समय उपलब्ध नहीं था जिसकी आयु अनंत हो। कोई भी प्राकृतिक रस ऐसा नहीं जिसकी आयु अनंत हो, इसलिए उन्होंने पीने योग्य एस्प्रिट को एक आधार माना। पीने योग्य एस्प्रिट जो है वो आधार है, और उस आधार को लेकर वनस्पतियों के समीकरण से उन्होंने औषधियों का सूक्ष्मीकरण किया। और देखो पूरी दुनिया में, संसार में आज होम्योपैथी चिकित्सा का कितना बड़ा व्यापकता है। तो इसी बेस को लिया हमने समझने की कोशिश की
कि हनीमैन जी ने स्प्रीट का चुनाव क्यों किया, किसके लिए किया, क्या क्या आधार थे उनके जिसके कारण उन्होंने स्प्रीट का चुनाव किया। मेरी जो समझ बनी है वो समझ दो प्रकार की है। एक प्रकार में यह है कि आयु अनंत है, कभी खराब नहीं होता, एक्सपायरी नहीं होती उसकी। और दूसरा जो आधार है वह है कि उसके अंदर जो घुलेगा उसके सारे गुणों को वो अपने में धारण कर लेगा, ले लेगा। ये दो बड़े आधार थे उनके। तो हमने कवियों पर इस आधार का परीक्षण करके देखा तो तब उसका बेहतर परिणाम आया। गौमूत्र कभी भी खराब नहीं होता, अनंत आयु है, लेकिन उसका स्वाद, उसकी तीक्ष्णता, उसका कसायपन धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात वह अस्थाई नहीं है। इसलिए गौमूत्र को अस्थाई करने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं, उसका वाष्पीकरण करते हैं, उसका अर्क बना लेते हैं, गौमूत्र को दो खंडों में तोड़ देते हैं। गौमूत्र का घनत्व वाला हिस्सा अलग, घन वाला हिस्सा अलग और जल वाला हिस्सा अलग, अलग अलग कर देते हैं। जब गौमूत्र इन दो खंडों में टूट जाता है तब भी इसका जो मूल गुण है कभी खराब नहीं होने का, यह गुण तो वर्तमान रहता है, लेकिन एक जो गुण था, तीक्ष्णता बढ़ना, कसायपन बढ़ना, ये टूट जाता है। इसलिए आप देखोगे और आपने महसूस भी किया होगा कि जब गौमूत्र का वाष्पीकरण हम कर देते हैं तब वाष्पीकरण के बाद जो गौमूत्र अर्क, वाष्पीकृत गौमूत्र अर्क जो होता है उसकी तीक्ष्णता नहीं बढ़ती। 3 महीने बाद पी लो, 6 महीने बाद पी लो, 1 साल बाद पी लो, 2 साल बाद पी लो, उसकी तीक्ष्णता बिल्कुल नहीं बढ़ती। लेकिन आप यदि गौमूत्र को रख लें और 3-4 महीने के बाद अगर आप पीने की कोशिश करें तो शायद पी ना पाए, क्योंकि उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। गौमूत्र एक ऐसा अमृत है जिसका संपर्क सूर्य से कभी टूटता नहीं। सूर्य की किरणों से वह आवेशित होते ही रहता है, कितने वर्षों तक हो आवेशित होते रहता है, चार्ज होते रहता है। जब हम इसे 2 भागों में तोड़ देते हैं तब ये जो क्रिया है आवेशित होने का, ये क्रिया टूट जाती है और वह अस्थायी हो जाता है। इसलिए इस आणवीकरण की पद्धति में हमने गौमूत्र को नहीं लिया, इसमें वाष्पीकृत गौमूत्र को लिया है। तो वाष्पीकृत गौमूत्र और वाष्पीकृत गौमूत्र में भी 2 खंड किया है। एक खंड है जिनके अणुओं का भार बहुत कम है और दूसरा भार वाले अणु, जिसको सामान्यतः आप कहते हो अमोनिया। ये जो अमोनिया है गौमूत्र के अंदर, वो आजकल की भाषा में जिसे अमोनिया कहते हैं, इसका आणविक भार बहुत कम है और इसलिए जब हम गौमूत्र को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं अथवा उसे जब हम गर्म करते हैं तब कम भार वाला पहले उड़ जाता है, जो अधिक भार वाला है वो बाद में उड़ता है। तो इसमें अमोनिया का उपयोग हमने किया है। अमोनिया का उपयोग इसके पीछे भी 2 लॉजिक है। एक, घनत्व कम होना। सर्वप्रथम आपसे हमने कहा कि घनत्व को जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं, ऊर्जा
का विस्तार होता है। तो वाष्पीकृत गोमूत्र के भी दो खंड हैं, एक कम भार वाला जिसका एटॉमिक वेट बहुत कम है, सबसे कम है, और दूसरा जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। ऊर्जावान कौन है? जिसका एटॉमिक वेट कम है। जिसका अधिक है वो स्थूल है। एक आधार ये, और दूसरा आधार हमने करके देखा कि गौमूत्र का कम भार वाले अणु वाले तरल और अधिक अणु भार वाले तरल, इन दोनों में जब हम किसी वनस्पति को मिलाते हैं तब वनस्पति के गुणों को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता कम भार वाले में है। यानी अमोनिया, गौमूत्र के अंदर अमोनिया उसे नहीं कह सकते, वो आज की भाषा में है। हाँ, इसका कुछ नाम हमने नहीं दिया है अभी तक। कोशिश है कि कहीं हमारे अथर्ववेद में इस संदर्भ में कोई शब्द मिल जाए तो उसे लें हम। इस पर आगे बात करूंगा, इसके नामकरण। तो कम भार, कम अणु जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम और कम है, वह हिस्सा जिसे हम बोलचाल की भाषा में अमोनिया कहते हैं, इसके पास ये दोनों गुण हैं। और जो अधिक घनत्व वाले हैं उनमें ये गुण कम है। इसलिए वाष्पीकृत गौमूत्र के अमोनिया वाले हिस्से को हमने लिया और लेने के बाद उसमें वनस्पतियों को मिलाया। वनस्पतियों को मिलाने की वही प्रक्रिया हमने रखी है जिस प्रक्रिया को हनीमैन जी ने अपने होम्योपैथी औषधियों के निर्माण में लगाया। बिल्कुल ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उनसे ही लिया है, उनका ही वो आधार है। केवल यहाँ पर वस्तुएं बदली हैं और लेने के बाद समझने की कोशिश की कि यदि अमोनिया में हम किसी भी वनस्पति को मिलाते हैं तब उसका आधार क्या क्या होना चाहिए, किस वनस्पति का कौन सा अंग उपयोगी है अथवा उसका पूरा पंचांग उपयोगी है, और अमोनिया को कितना समय लगता है किसी भी वनस्पति से उसके गुण धर्मों को आत्मसात करने। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन का उपयोग आप सभी लोग करते हो हृदय संबंधित बीमारियों में। तो अर्जुन के पेट का कौन सा अंग हम लेते हैं? छाल लेते हैं। छाल में सबसे ज्यादा जो है उष्णता है अर्जुन के छाल में, इसलिए उष्णता के आधार पर अर्जुन के छाल को लेते हैं और आपने अर्जुन के छाल को मिश्रित करके गोमूत्र अर्क बनाया है, गोमूत्र अर्क अर्जुन बनाया। तो ये एक आधार हुआ कि किस वनस्पति का कौन सा हिस्सा लेना है। एक बात, अर्क बनाते समय जो हमने आधार लिया है, किसी का जड़ लिया है, किसी वनस्पति का छाल लिया है, किसी की पत्तियां ली है, किसी के पुष्प लिए हैं, ये पूरा का पूरा आयुर्वेद का आधार है। इसमें हमारे द्वारा कोई शोध किया हुआ नहीं है, बल्कि हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित है कि किस वनस्पति का कौन सा अंग किस तरह के असंतुलन के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है, हमने सीधे सीधे पंचगव्य थेरेपी बनाते समय आयुर्वेद का आधार ले लिया। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम औषधियों का आणविकरण करते हैं तब हमने पूरा का पूरा जो आधार है वो हनीमैन जी का लिया है। इसमें हमारा कोई रिसर्च नहीं है, पूरा उनका ही आधार लेकर और इसको करने की कोशिश की है
कि किस वनस्पति का कौन सा अंग कारगर है। दूसरा जो उन्होंने एक आधार तय किया था कि किस वनस्पति को कितने दिनों तक स्प्रिट में डुबाकर रखने से उस वनस्पति का सारा गुण धर्म स्प्रिट में आत्मसात हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा अंतर है, क्योंकि स्प्रिट की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है और वो एंटीबायोटिक है, अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक होते हुए भी होम्योपैथी चिकित्सा में इसका उपयोग इसलिए होता है कि वो सूक्ष्मता के कारण हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, फिर भी हम उसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में उसका उपयोग होता है। बूंद में होता है, 2 बूंद, 3 बूंद, 5 बूंद, उससे अधिक नहीं होता। इसलिए हमारे शरीर के अनुकूल ना होते हुए भी उससे कोई ज्यादा हानि नहीं होती। यहां पर इसी काम को हम गौमूत्र में मिश्रित अमोनिया के साथ जब करते हैं तब गौमूत्र, अब देखो यहां पर अमोनिया शब्द का उपयोग करने से बड़ा संकट जैसा लगता है, क्योंकि ये जो आज का जो अमोनिया है ये एंटीबायोटिक में है, इसलिए अमोनिया कहने में मुझे संशय होता है, लेकिन समझने की दृष्टिकोण से मात्र मैं ये अमोनिया कह रहा हूं। हमें अपने अथर्ववेद से ऐसे शब्दों को चुनकर निकालना पड़ेगा जो अमोनिया के स्थान पर स्थापित हो सके। तो गौमूत्र का कम आणविक भार वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, 100% बायोटिक है। लेकिन होम्योपैथी में जो हम द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं, स्प्रिट, पीने योग्य स्प्रिट, वह पूरी तरह से शरीर की क्रिया के विरुद्ध है, यानी एंटीबायोटिक है। मात्र इसका एप्लीकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सूक्ष्म मात्रा में उसका एप्लीकेशन हमारे शरीर पर होता है। तो यदि इसका रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो शरीर इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। अर्थात अमोनिया के आधार पर गौमूत्र में स्थित कम अणुभार वाले अमोनिया के आधार पर यदि इस समीकरण को उतारा जाए, जैसा हमने उतार करके देखा है, तब होम्योपैथी ड्रग से कई गुना तेज गति के साथ हमारे शरीर में ये औषधियां काम कर रही है। इसको समझने में, इसको आत्मसात करने में आधुनिक विज्ञानियों को कई वर्ष लगेंगे। अचानक से आप स्प्रिट के जगह गौमूत्र की अमोनिया को अगर आप लेकर के आ जाओगे तो आजकल के मैकोले वाले वैज्ञानिकों को ये पचेगा नहीं। समय लगेगा, धीरे 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 ये उनके मन में बैठेगा ये चीज। इसको मन में बैठाने के लिए वो जिस प्रयोगशाला में इसकी प्रमाणिकता ढूंढने के लिए जाएंगे, वह प्रयोगशाला अभी परिपूर्ण नहीं है। मैंने कई बार आपसे इस विषय को रखा है, आपको ध्यान होगा कि गाय के जितने भी गव्य हैं, जितने भी गव्य हैं, केवल 5 गव्य की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी गव्य हैं, कौन कौन से गव्य? गोमय, गोमय के बाद गोमय चूर्ण, गोमय चूर्ण के बाद गोमय भस्म, गोमय भस्म के बाद गोमय जल। गोमय अकेले नहीं है, गोमय से हम 4 गव्य बना रहे हैं। और आपने समझा भी है, पढ़ा भी है और मरीजों के ऊपर इसका एप्लीकेशन भी किया है आपने।
कि जब किसी गव्य का रूपांतरण करते हैं हम, तब रूपांतरण की क्रिया में घनत्व कमता है, और घनत्व कमने के कारण ऊर्जा ऊर्ध्व गति से चलती है, तेज गति से ऊर्जा का विस्तार होता है। अर्थात गोमय से शक्तिशाली क्या है? गोमय चूर्ण। गोमय चूर्ण से शक्तिशाली कौन है? गोमय भस्म। और गोमय भस्म से शक्तिशाली कौन है? गोमय जल। गाय के सारे गव्य जब सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तब ऊर्जा बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए आज भी होम्योपैथी चिकित्सा के ऊपर मॉडर्न साइंस वाले आरोप लगाते रहते हैं कि होम्योपैथी कोई औषधि नहीं है, ये तो भ्रम जाल है, माया जाल है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द नहीं। आज के मॉडर्न साइंस पढ़ने वालों के ही शब्द हैं। होम्योपैथी को माया जाल कहते हैं। माया जाल भ्रम है, इससे कुछ नहीं हो सकता। परिणाम दिखता है लेकिन मानने को तैयार नहीं। और आपने देखा ये कैसे लोग हैं, परिणाम को नहीं मानते, कागज को मानते हैं। प्रयोगशाला में कागज पर कुछ लिख करके लेकर आ जाओ, वो प्रमाणिकता है, लेकिन आपकी चिकित्सा से कोई व्यक्ति निरोगी हो गया, वो प्रमाणिकता नहीं है। और आपने देखा 2019 के बाद जो कोरोना शुरू हुआ, तो कोरोना काल में आप लोगों ने जम के काम किया है। मैं सभी गवेषकों की तारीफ करता हूं कि आप लोगों ने अद्भुत साहस दिखाया कोरोना काल में। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, गवेषकों ने मास्क नहीं लगाया, भयग्रसित नहीं हुए, भय में नहीं रहे, भय मुक्त होकर के कोरोना मरीजों पर काम किया, और कई हजार कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया। पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन ने 3 बार इसकी पूरी प्रामाणिकता भारत सरकार को सौंपी, जबकि अखबारों में यह समाचार चल रहा था कि कोरोना पर काम करने का अधिकार एलोपैथी के सिवा किसी का नहीं है। आप काम करोगे जेल में डाल दिए जाओगे। हमने चलो डॉक्टर एसोसिएशन को जेल में डाल देना। 3 बार प्रमाणिकता भेजी। और बहुत सारे ऐसे संगठन भारत में हैं जिन्होंने आयुर्वेद के आधार पर काम किया, सिद्ध चिकित्सा के आधार पर काम किया, होम्योपैथी चिकित्सा के आधार पर काम किया, और बहुत अच्छा परिणाम है। आज के मॉडर्न वैज्ञानिकों ने माना क्या? आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, और इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आयुर्वेद से ठीक हो गया जी, सिद्ध चिकित्सा से कोरोना ठीक हो गया जी, होम्योपैथी से कोरोना ठीक हो गया जी, लेकिन पेपर का काम चल रहा है, परीक्षण का काम चल रहा है, कहीं से कुछ चीजें मिल जाए। तो ये जो मॉडर्न साइंस जो है, जो केवल कागज पर चलती है, धरातल पर नहीं चलता। मॉडर्न साइंस धरातल पर उतरने का नहीं है, केवल कागजी वर्ग है, और कागजी प्रमाणिकता को ही ये आधार मानते हैं। तो जब ये बात आज मॉडर्न साइंस के प्लेटफॉर्म पर जब हम रखेंगे, तो फिर वही प्रश्न उठेगा कि इसकी प्रमाणिकता क्या है। तो प्रमाणिकता देने के लिए हमको मॉडर्न साइंस की लैबोरेटरी में जानी पड़ेगी, जिसकी ताकत नहीं है कि गव्यों के गुण धर्म का स्पष्टीकरण वो कर सके। और ये उन्हीं के प्रयोगशाला के आधार पर मैं बातें कर रहा हूं। कई बार गव्यों के सैंपल जब मॉडर्न लेबोरेटरी में हमने दिए हैं, और वैज्ञानिकों ने ईमानदारी के साथ जब उस पर काम किया है, और इस प्रमाणिकता को दिखा सकता हूं, हमने तो कई बार करके देखा है, उनका मशीन लिखता है अनट्रेसेबल एलिमेंट। कुछ तो है,
कुछ तो है जो रसायन शास्त्र की सारणी में नहीं है, यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस के रसायन शास्त्र की सारणी ही अधूरी है, तो आप प्रमाणिकता कहां से लाओगे? मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेबोरेटरी में इसकी प्रमाणिकता को कैसे खड़े कर सकते हो जब ये आप मानने को ही तैयार नहीं हो कि सूक्ष्मीकरण से ऊर्जा बढ़ती है? इस विषय को जब आप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रमाणिकता कहां से लोगे? तो गोमे अकेले नहीं है, जैसे ही हमने गोमे का सूक्ष्मीकरण 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 किया, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे हमारी गैया का क्षीर में ऊर्जा है, लेकिन इसी क्षीर को जब हम दही में रूपांतरित करते हैं तब क्षीर से अधिक ऊर्जा दही में आती है। दही की जब मंथन की क्रिया करते हैं तब छाछ और मक्खन में ऊर्जा अधिक हो जाती है। मक्खन को जब हम तपा करके दूध बनाते हैं, घी बनाते हैं, तब घी की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे सूक्ष्मीकरण किया, 30 लीटर गैया के क्षीर का सूक्ष्मीकरण 1 लीटर घृत में कर दिया। तो जो ऊर्जा 30 लीटर गाय के दूध में है, घी में कितनी ऊर्जा है? मात्र 30 लीटर दूध की ऊर्जा गाय के 1 लीटर घी में नहीं है, कई हजार गुना अधिक है। अर्थात 30 लीटर दूध का कंसंट्रेशन 1 लीटर घृत नहीं है, कई हजार लीटर क्षीर में जो गुणधर्म है उससे भी कहीं अधिक इस घृत में है। तो ये सूक्ष्मीकरण की तो क्रिया हुई। इसी प्रकार से यदि हम गौमूत्र का सूक्ष्मीकरण सूक्ष्मीकरण और सूक्ष्मीकरण करते चले जाएं, तब हम देखते हैं कि ऊर्जाएं अनंत अनंत की ओर बढ़ती है। और यही प्रयोग हम सभी गविसिद्धों ने कोरोना कालखंड में किया। क्या किया? डबल डिस्टिलेशन का सूत्र लगाया था, आप सभी को याद है? क्यों लगाया था? इसी सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया के कारण कि कोरोना के जीवाणु यदि इस घनत्व वाले गौमूत्र अर्क से नहीं जा रहे हैं, तब इसका घनत्व घटा दो। तो हमने कोरोना कालखंड में गौमूत्र के घनत्व को घटाने के लिए डबल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया शुरू की और फिर ट्रिपल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया शुरू की। और जिन जिन गविसिद्धों ने ट्रिपल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया को लगाया, कोरोना 3 दिन में भाग गया। क्योंकि कोरोना के जीवाणु जितने सूक्ष्म है, आपको उतनी ही सूक्ष्मता के साथ लड़ने की जरूरत है। आप पर प्रहार करने के लिए कोई व्यक्ति छोटा सा पिस्तौल लेकर के आ रहा है, तो आपको इतना मोटा 8 फीट लाठी से काम नहीं चलेगा, आपको भी वैसे ही सूक्ष्म औजार की जरूरत पड़ेगी। तो कोरोना के जीवाणु जितने सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता तक आने के लिए हमें ट्रिपल डिस्टिलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ी। और जब हम कोरोना के जीवाणुओं के बराबर में आ गए और इसका एप्लीकेशन जब किया, तो देखो 3 दिन में बुखार खत्म। थोड़ी यह सूक्ष्मीकरण की तो प्रक्रिया है। तो इन सारे आधारों को लेकर के हमने पूरा का पूरा एक पैरामीटर खड़ा कर दिया है, तैयार कर दिया है। हम जिन 16 वनस्पतियों का एप्लीकेशन आज कर रहे हैं, इन सभी 16 वनस्पतियों का पैरामीटर पूरी तरह से अभी तैयार है गविसिद्धों के लिए। अब समय आ गया है कि आप बड़े बड़े बोतल में नहीं, छोटी छोटी शीशियों में गौमूत्र पिलाओ। अब देखो, इसका बहुत बढ़िया आधार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये विषय पूरा हो पाएगा। पता नहीं, कोशिश करता हूं। पूरे आधार है, आधार विहीन नहीं है। अमोनिया की जांच, कौन सा अमोनिया?
किस गौमूत्र में कितना प्रतिशत है, उसको निकालने की प्रक्रिया, वनस्पतियों के अंगों की पहचान, क्योंकि आधार यहां पर बदलते हैं, और फिर समय, इन सभी का पूरा पैरामीटर आपके लिए तैयार कर दिया है। इस पैरामीटर के आधार पर तैयार किए हुए यह जो औषधि है उसका नाम देखो शास्त्रों में से नहीं है, मेरे मन में जो विचार आया उस आधार पर इसका नाम हमने दिया है मातृ औषध। पंचगव्य औषधियों का मातृ औषध में कन्वर्शन कर दिया है। आप एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने कि कोई मरीज है, बीमार व्यक्ति है, हार्ट का मरीज है, आप सभी का विषय जानते हो, आंख मूंदकर उसे गौमूत्र अर्क अर्जुन पिलाते हो, और उसका डोज आयुर्वेद के आधार पर हम कितना देते हैं, आयुर्वेद के सूत्रों के आधार पर 20 से 25 ml एक वयस्क व्यक्ति के लिए। एक दिन में अगर 2 बार भी अगर आप देते हो तो 50 मिलीलीटर होता है। महीने का कितना होता है? 1.5 लीटर, यानी एक महीने में आधा लीटर की 3 बोतलें खाली हो जाती है। यदि ऐसा हो कि एक महीने में 10 मिलीलीटर की 3 बोतलें खाली हो और परिणाम इससे अच्छा मिले, तब इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया को हम एंटीबायोटिक एस्प्रिट का बायोटिक विकल्प देने में सक्षम हो जाएंगे। और ये हो गया, कर दिया। अब चाहे तो पूरी दुनिया, भारत देश से पूरी दुनिया को गोमूत्र हम पिला सकते, ये हमारा सामर्थ्य भी हो गया है। एक जो संशय था कि पूरी दुनिया में अगर गौमूत्र का डिमांड हो जाए तो क्या भारत के पास इतनी गौ माताएं हैं कि हम पूरी दुनिया को पंचगव्य औषधियों से निरोगी बना सकते हैं? संभव है, क्योंकि अब 1.5 लीटर की जगह मात्र 30 मिलीलीटर लगने की जरूरत है। इसमें कुछ कंपोजिशंस जो है वो हमने तैयार किया है, गव्य हाट के स्टॉल पर मिल जाएगा। हाँ, कुछ 7-8 कंपोजिशंस हम केवल ला पाए हैं, लेकिन 16 कंपोजिशंस पर हमने काम किया है। और इस समय गुजरात से गवेषक हैं मनीष जी। मनीष जी कहाँ है क्या उपस्थित? हाँ, मनीष भाई है, ये होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, इनका फार्मेसी भी है होम्योपैथी का। आप चाहें तो यहां आ जाएं। इनका जो है गुजरात में होम्योपैथी के फार्मेसी में बहुत बड़ा काम है। तो जब मुझे लगता है 1.5 साल पहले जब गुजरात का मेरा प्रवास हुआ था तो इनके प्रतिष्ठान में गया, इनका काम देखा, मैंने कहा अब ये भेजता हूँ एक नया स्वरूप जो है आप इस पर काम करके देखें। तो मैं कहूँगा मनीष जी से कि जो कंटेंट्स आपको भेजे गए और उस पर जो आपने काम किया है, इसमें जो परिणाम आया है वो आप गवेषकों से थोड़ा शेयर करें। सभी गवेषक भाई बहनों को प्रणाम। गुरुजी से 1.5 साल पहले जब अहमदाबाद आए थे गुरुजी, और गुरुजी ने इसके विषय में मुझे बताया और गुरुजी ने मुझे अमूल्यवा से भेजा था और उससे मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने प्लांट पे किया था और उसका अद्भुत परिणाम ये आया था कि जो प्लांट्स मुरझा रहे थे उसके अंदर एकदम नई ताकत आ गई। सूक्ष्म दिया था मैंने उसके अंदर और
दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने करना चालू किया, उसको जो मैं दवाइयाँ होम्योपैथी के मदर टिंचर्स से बनाता था वो मैंने अमोनिया से तैयार करके पेशेंट्स में देना चालू किया। तो रिजल्ट्स में तो स्पीड आई ही थी और कॉस्ट का भी सेविंग हुआ पेशेंट के लिए और हमारे लिए भी मात्रा मतलब जो देनी ज्यादा पड़ रही थी उसमें बहुत फायदा हुआ। प्लांट्स के अंदर सबसे पहले मैंने मेरे घर के अंदर के जो प्लांट्स थे उसके अंदर मैंने किया था। तो अहमदाबाद में कैसा है, पोल्यूशन ज्यादा है, गर्मी बहुत होती है, तो प्लांट्स बहुत फास्ट मुरझा जाते हैं। तो जो पौधों को मैंने सबसे पहले दिया उसके अंदर मैंने नीम के साथ मैंने वो प्रयोग किया था। सिर्फ 7 दिन के अंदर सारे के सारे जो मेरे घर के पौधे थे वो बहुत ज्यादा ही उनके अंदर ग्रोथ दिखने लगी और आज 1.5 साल हो गया कि उसमें से कोई भी पौधा खराब नहीं हुआ। अदरवाइज तुलसी है वगैरह जो भी पौधे थे हमारे वहां पर 3, 4, 5 महीने में खराब हो जा रहे थे और नहीं मुझे गमलों की मिट्टी बदलनी पड़ रही है, उसी मिट्टी के साथ में काम हो रहा है। और वैसा ही सिमिलर जो पेशेंट्स के साथ काम हो रहा है, मैं कुछ डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ उसके साथ में है, लेकिन अभी तक मेरे पास शेयर करने के लिए डाटा नहीं है, पर बहुत जल्दी वो डाटा मैं गुरुजी के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से मनीष भाई ने जो है इस पर काम किया और कितना अद्भुत परिणाम आया। तो अब जरूरत है हम सभी गणशिद्धों को पंचगव्य की औषधियों का सूक्ष्मीकरण करने की दिशा में, और हमें आधार यही लेकर चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पृथ्वी का शरीर, पृथ्वी का दृश्य वाला पंच महाभूतीय शरीर, उसके सारे महाभूत और महाभूतों का घनत्व जैसे जैसे घटता है, ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती है। तो इस विषय को तकनीकी रूप से यहीं पर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि इसमें और बहुत सारे काम हैं। अभी तक जो हमारी पहुंच हुई है वो मदर टिंचर तक हुई है, बायोटिक मदर टिंचर तक, पंचगव्य की प्राकृतिक मातृ औषध तक। इसका आगे भी सूक्ष्मीकरण किया जा सकता है और इसके सूक्ष्मीकरण पर काम चल रहा है। एक बड़ा अंतर जो हमें समझ में आया है, होम्योपैथी की औषधियों में जो सूक्ष्मीकरण की क्रिया है उसमें, और पंचगव्य की औषधियों में जो सूक्ष्मीकरण की क्रिया है, इसमें एक बड़ा अंतर है। जैसे एक औषध है, उदाहरण के लिए मैं रखता हूं आपके समक्ष। होम्योपैथी में एक औषध है नक्षभूमिका। लगभग सभी गविशिद्ध इस पर काम करते हैं। मदर टिंचर है, 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है, 1000 पोटेंसी है, और आगे पोटेंसी बढ़ती जाती है। लेकिन सभी पोटेंसी एक बीमारी पर काम नहीं करती। जैसे जहां पर नक्षभूमिका का 30 पोटेंसी लगना है, वहां पर 200 से काम नहीं होगा। जहां पर 200 लगना है, वहां मदर टिंचर से काम नहीं होगा। हर पोटेंसी अपने आप में एक संपूर्ण औषध है, लेकिन जब हम पंचगव्य औषधियों के सूक्ष्मीकरण पर काम करते हैं, तब हमें एक यहां पर बड़ी सहजता मिलती है कि वह सहजता ये है कि कभी भी उस औषधि का स्वरूप, प्रारूप और उस औषधि का विचार नहीं बदलता, लेकिन होम्योपैथी में बदल जाती है चीजें। और इसीलिए यहां पर कई पोटेंसीज हैं। तो होम्योपैथी पर अगर काम करना है तो बहुत गहरा ज्ञान की जरूरत है। एक एक औषधियों के 5-6 पोटेंसी है। आपको सभी पोटेंसी का गुण धर्म अलग अलग से पढ़ना, उसका एप्लीकेशन सीखने की जरूरत है। लेकिन जब हम पंचगव्य औषधियों में सूक्ष्मीकरण पर आते हैं, तब उसका विचार प्रारूप कुछ भी नहीं बदलता। ये सबसे एक अच्छी बात है यहाँ पर इस विषय पर जो है। इसलिए भविष्य में जब हम पंचगव्य औषधियों के आणविकरण पर काम करेंगे,
तब भी हमें कोई गहरा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी होम्योपैथी की तरह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत कुछ ज्यादा आगे जो भविष्य में है वो शेयर अभी नहीं कर पाऊंगा। अभी तक मातृ औषध तक हम पहुंचे हैं और कुछ औषधियां लाई हुई हैं हमने मातृ औषध की कंपोजिशन। आप चाहो तो लेकर जाओ, आप उसका एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन करके उसका जो परिणाम जैसे आता है आने वाले सम्मेलनों में जैसे मनीष जी ने रखा है उस तरह से आप लोग रखिए जी। और इसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो शरीर में दुष्परिणाम छोड़े। इसमें गौमूत्र अमोनिया है, यानी सूक्ष्म अणु भार वाले वाष्पीकृत गौमूत्र। सूक्ष्म भार वाले होने के कारण शरीर में जैसे ही यह घुलता है शरीर के अंदर के रक्त दाब को यह संतुलित कर देता है। अंग्रेजी में इसको कहें तो कंट्रोलर ऑफ ब्लड प्रेशर इसको कह सकते हो। चरित्र इसका ज्वलनशील है, इसलिए जिस प्रकार से होम्योपैथी की औषधियां पानी में घोल कर दी जाती है उसी प्रकार से इस मातृ औषध को भी पानी में घोल कर देना, क्योंकि इसकी जो है वो ज्वलनशील चरित्र है तो जीव जल सकता है। इसलिए थोड़ा पानी में 15-20 ml पानी में आप घोलकर इसको दीजिए। पूरी तरह से ये सुरक्षित है और बहुत वर्षों से इस पर मैं काम कर रहा हूँ। आज जब इसके सारे पैरामीटर तय हो गए हैं तब मुझे लगा कि आप सभी से जो है वो शेयर करना चाहिए। कल का जो विषय रखा है हमने वह रखा है गर्भ संसार, संस्कार नहीं, गर्भ संसार और निर्वाण। इस विषय पर पिछले साल पंचगव्य विद्यापीठम के परिषद में जब हमने सम्मेलन रखा था बहुत कम लोग आए थे, वहां पर इस विषय को रखा था। उसी विषय को थोड़ा और विस्तार से कल रखने की कोशिश करूंगा। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो इसके आगे की बात जो है वो मैं चाहता हूं आपसे शेयर कर लूं। पंचगव्य औषधियों का इंटीग्रेशन, इस विषय पर बात करने के लिए बेंगलुरु की मेडिकल